छात्रों, हम आपके लिए आईएएस प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन से एक क्लास लेकर आए हैं और ये 22वीं क्लास है और इसका टॉपिक है संगम काल एवं दक्षिण भारत का इतिहास। क्लास चालू करने से पहले ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। देखिए, अब क्लास प्रारंभ करते हैं और इससे पहली क्लासें देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आईएएस सिविल सर्विस की क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है आज का। देखिए, पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। इसे यदि हम विक्रम संवत में करेंगे तो कौन सा वर्ष होगा? ठीक है ना। देखिए, पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो 601 विक्रम संवत वर्ष होगा, क्योंकि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ऐसे में हम यदि विक्रम संवत से पुलकेशिन प्रथम का बादामी अभिलेख बदलना चाहते हैं तो यह 465 प्लस 78 प्लस 58 बराबर 8 8 16 5 21 2 5 6 7 और 7 14 6 20 4 और 2 6 हो गया ना। 601 विक्रम संवत होगा। समझ में आ गया कैसे हुआ है 601? यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखें, दूसरा है ये क्वेश्चन। यहाँ प्रश्न है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही है ना, एक सही है, कौन सा वाला है? देखिए, नंबर ए, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। ये गलत है, ये नहीं है सही। अगला, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। बिल्कुल सही है। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं था। ये भी गलत है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों का असंगत बताया। ये भी गलत है। देखिए, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में कथन भी सही है, ये वाला। संगम साहित्य के से ज्ञात होता है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा पर अधिक बल दिया गया। संगम साहित्य को 3 भाग क्रम से पथु पांतु इत्योवोके तथा पद्दी नैन की लंकनकू में बांटा जाता है। यह साहित्य संगम युग का विवरण देता है। यह साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। तोलकाप्पिकम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई आदि इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। संगम तमिल कवियों का संगम या सम्मेलन था। 8वीं सदी में 3 संगमों का विवरण मिलता है। प्रथम संगम मदुरई में, दूसरा
कपाटपुरम में तथा तीसरा मदुरई में हुआ था। पांड्य राजाओं के द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। दक्षिण भारत कृष्णा एवं तुंगभद्र नदी के दक्षिण में स्थित है। में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है। समझ गए संगम काल के बारे में पूरा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं। नंबर 1, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा दे रखा है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यह के कथन सही है, ये बतानी है। इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। देखिए, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बिल्कुल सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ये भी सही है। तो हमारे दोनों कथन जो दे रखे हैं वो सही है। चोल सम्राट राजराजा प्रथम ने सर्वप्रथम पांड्य, चेर तथा श्रीलंका के 3 राज्यों के संघ को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इन्होंने पांड्य नरेश अमर भुजंग को परास्त कर मदुरई पर अधिकार किया तथा पांड्यों एवं चेरों की संयुक्त सेना को पराजित किया। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को परास्त कर वहां एक नए प्रांत मुक्ति बोल मंडलम की स्थापना की। राजेंद्र प्रथम ने 1015 ईस्वी में शैलेंद्र शासक दक्षिण पूर्वी एशिया का था विजय तुंगवर्मन के विरुद्ध 9 सैनिक अभियान भेजा। इसने श्री विजय साम्राज्य के सामुद्रिक व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत और चीन के बीच व्यापार सुरक्षित हो गया। साथ ही इसने जावा, सुमात्रा एवं मलाया दक्षिण पूर्व एशिया पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो इसमें हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। शब्द दे रखा है और विवरण। एरीपत्ती, एरीपत्ती देखिए, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। एरीपत्ती क्या है? तो एरीपत्ती है भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर, तनियूर क्या चीज़ है? देखिए, एक अकेले ब्राह्मण। ये तो बिल्कुल सही है भाई। पहला जो दे रखा है एरीपत्ती भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। बिल्कुल सही है। तनियूर, तनियूर क्या? देखिए, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए काम। नहीं, ये सही नहीं है। दूसरा सही नहीं है। तीसरा, घट्टिका, घट्टिका ये लिखा है घट्टिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। बिल्कुल सही है ये भी। तो हमारा जो दे रखे हैं पहला और तीसरा सही है। दिए गए जो युग्म हैं उनमें 1 और 2 सही सुमेलित हैं। एरीपत्ती
वह भूमि है जिसमें से मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, क्योंकि घट्टिका पल्लवकालीन मंदिरों से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थान थे। घट्टिका पल्लवकालीन मंदिरों से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थान थी। तो दूसरा युग्म सही नहीं है इसमें, ये सही है। तनियूर चोल काल की एक विशिष्ट राजस्व इकाई थी, जिसके अंतर्गत प्रमुख ब्रह्मदेव एवं मंदिर बस्तियां विकसित हुई तथा इसके अधिकार क्षेत्र में अनेकों राजस्व ग्राम, छोटी बस्तियां व शिल्प केंद्र थे, न कि एक अकेले ग्राम भी। ठीक है ना। अब तो युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो 1 और 3 ये सही है। तो 1 और 3 विकल्प डी हमारा ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोई कई पोमपुहार और मुसीरी किस रूप में शुभ विख्यात थे? कोकई, पोमपुहार और मुसीरी किस रूप में शुभ विख्यात थे? ये प्रश्न है। राजधानी नगर नहीं, राजधानी नहीं थी ये। लौह और इस्पात निर्माण के केंद्र, ये भी नहीं थे। जैन तीर्थों के क्षेत्र, ये भी नहीं थे। ये क्या थे? पत्तन। विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही है। प्राचीन दक्षिण भारत में कोरकई, पुहार और मुसीरी बंदरगाह पत्तन के रूप में सुविख्यात थे। ये सभी संगम काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। कोरकई केरल के तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध नगर था, जो बाद में एक प्रसिद्ध बंदरगाह बना। इस बंदरगाह द्वारा भारत का रोमन साम्राज्य से भारी व्यापार होता था। यह बंदरगाह मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, देखो इस प्रश्न को देखो आप। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? देखिए, नंबर 1, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्धि। बिल्कुल सही व्याख्या है ये इसकी। अगला, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को हमेशा संरक्षण दिया था। ये भी सही है व्याख्या। अगला, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्रा को सुगम बना दिया था। ये सही नहीं है व्याख्या। अगला, इस संबंध में ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या है। बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास के संदर्भ में सबसे विश्वसनीय व्याख्या ए और बी हमारी सही है। ये वाली, ये ए और बी। ठीक है ना। प्राचीन काल में से ही दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र मसालों, खनिजों एवं धातुओं से समृद्ध रहा है। इसलिए भारत इसे स्वर्ण भूमि अथवा स्वर्ण द्वीप के नाम से भी पुकारते थे। भारतीय इसे क्या पुकारते थे? स्वर्ण भूमि अथवा स्वर्ण द्वीप के नाम से पुकारते थे। प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। इसलिए भारतीय प्राचीन समय से व्यापार व साहसिक कार्यों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया की
यात्रा किया करते थे, जहाँ पश्चिमी एशिया व वाणिज्य पर अरब और रोमन व्यापारियों का प्रभाव था। वहीं भारतीय व्यापारियों दक्षिण पूर्व एशिया के वाणिज्य नेटवर्क पर पूरी तरह प्रभावी थे तथा इस प्रभाव को बनाए रखने के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों एवं बौद्ध भिक्षुओं को हमेशा संरक्षण दिया था, जिसने इन व्यापारियों व यात्रियों के साथ साथ भारतीय धर्म व संस्कृति का संदेश भी इन देशों से विस्तृत कराया। लेकिन जो तीसरा है, ये तीसरे वाला विश्वसनीय व्याख्या नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं द्वारा यात्राओं का सुगम होना इससे संबंधित नहीं। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित बट्ट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित बट्ट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना। बी, राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। सी, किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना। डी, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। ये डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। देखिए, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन एक अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना संगम कविताओं में वर्णित बट्ट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है। इस युग की रचनाओं में तोलकाप्पियम, एंतु तिके, पंतु 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 पद निकलकड़वेक्कु आदि प्रमुख हैं। शिल्पाधिकारम तथा मणिमेखले इस काल के प्रमुख महाकाव्य हैं। ध्यान रखें, संगम काल के प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं? शिल्पाधिकारम तथा मणिमेखले। शिल्पाधिकारम की रचना इलाम्पो आदिगल ने की, जबकि मणिमेखले की रचना मतवासनार ने की थी। ठीक है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपके लिए? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अभी भी चैनल को ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, फटाफट। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं आप। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे इसका अगला भाग।